अगर एक्स को कुछ हो गया, वो वाली एक्स नहीं। हाय गाइस, हर्षित एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑन द चैनल द ऑटो ज्ञानी। तो एक हफ्ता निकल गया है और एक वीडियो में बहुत ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी और ये वो वीडियो है जिसको मैं बहुत दिनों से इग्नोर कर रहा था और मुझे लग भी नहीं रहा था कि ये किसी को हेल्प करेगी। लेकिन हमारे एक सब्सक्राइबर हैं उड़ीसा ड्राइविंग स्कूल, जिन्होंने कमेंट किया था कि ब्रो, न्यू कार को अगर फाइनेंस कराना चाहते हैं या अगर हम नई कार ले रहे हैं उसको फाइनेंस कराना चाहते हैं तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, प्लीज़ थोड़ा बताओ। तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप चाह रहे हैं नई कार लेना और उसको आप फाइनेंस कराना चाह रहे हैं तो आज का वीडियो आपको बिल्कुल मदद करने वाला है। 3-4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा आता है डॉक्यूमेंटेशन, दूसरा पार्ट आता है कि आपका ईएमआई वगैरह कितना आएगी, टेन्योर कितना होता है, ये सारी चीज़ें। और उसी दूसरी चीज़ में चलिए मैं सम अप कर दूंगा कि इंटरेस्ट रेट वगैरह क्या पड़ते हैं और फ्लोटिंग और आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट क्या होता है। तो पहली चीज़ क्या, अगर हम ऊपर आए तो अगर आपका सैलरी, अगर आप सैलरीड इंसान हो, अगर आपकी सैलरी आती है तो सैलरी वालों को अपना पे स्लिप तो देनी ही पड़ती है, प्लस कंपनी के लेटर हेड पर रिटर्न आपको लिख करके देना पड़ता है, या कंपनी का कोई आईडी कार्ड वगैरह होता है तो वो भी चल जाता है। लेकिन इन केस कि अगर आपकी कंपनी का कोई आईडी कार्ड वगैरह अवेलेबल नहीं है आपके पास, तो उस केस में आपको अपने कंपनी के ऑफिशियल लेटर हेड पर लिखवा करके देना पड़ता है कि आप इतने फलाना समय से इस जगह से आप बिलोंग करते हो और इस जगह पर आपको आप जॉब कर रहे हो इतनी फिक्स सैलरी पे। और दूसरी चीज आती है फिर कि अगर आपका घर रेंटेड है, अगर आपका खुद का घर नहीं है और अगर आप कार लेना चाहते हो तो आपको क्या लगेगा। तो उनमें जो डॉक्यूमेंट अगर आते हैं, अगर आप किराए के घर पे रहते हो तो जो आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे वो है आपका मकान मालिक का, कि जो मकान मालिक है जिस घर का, उसका आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए, प्लस आपका जो एग्रीमेंट होता है, आपका मकान मालिक और किराएदार का जो एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट लगेगा। अब आते हैं जनरल डॉक्यूमेंट्स की, वो क्या क्या लगेंगे। पहला आपका आधार कार्ड लगना ही लगना है, लोन लेने जा रहे हैं तो पैन कार्ड लगना ही लगना है, 2 फोटोज आपकी लगेंगी और आपको 2 साल का ITR लगेगा और फॉर्म 16 लगेगा। अगर आप सैलरीड अकाउंट पे हो तो आपको फॉर्म 16 भी देना पड़ेगा। और उसके बाद आपको लगेगी सैलरी स्लिप या पे स्लिप बोलते हैं उसको, 6 महीने की सैलरी स्लिप या पे स्लिप लगेगी। उसके बाद आपको लगेगी पासबुक की, आपकी जो आपका स्टेटमेंट निकालते हो आप पासबुक पे, उसमें आपको लास्ट 6 महीने का जो स्टेटमेंट है वो आपको देना पड़ेगा। और ये प्रोसीजर, मतलब जब आप डीलर के पास जाओगे तो डीलर आपसे बोलेगा कि ये सारी चीजें हमें करनी है, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। तो इन डॉक्यूमेंट्स के पहले वो आपको एक चीज बोलेगा कराने को कि आपका सिबिल स्कोर चेक कराना पड़ेगा। तो उसमें आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड तुरंत चाहिए, तो आपका सिबिल स्कोर निकल के आता है। सिबिल स्कोर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आई होप ज्यादा लोगों को पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है आई होप ये मदद करेगा। और इस वीडियो को लाने में इतना समय इसलिए लगा है क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है, पहली बात तो कॉमर्स का नहीं रहा है, तो मुझे इन सारे टर्म्स के बारे में कुछ पता नहीं था। एक हफ्ते तक मैंने सिर्फ इस पर रिसर्च करी है, तब मैं आप लोगों तक ये कंटेंट लेकर के आ रहा हूँ। तो अगर अब तक आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए, मतलब मेहनत इन सेंस की चीज़ों को रिसर्च करने में काफ़ी टाइम लगाया है। तो अब चलते हैं हम 2 चीज़ों के ऊपर कि आपको क्या क्या चाहिए। देखिए, सिबिल आपका जो इंश्योरर होगा या जो आपका एजेंट होगा वो आपको बता देगा कि आपका सिबिल स्कोर कितना चल रहा है। अब सिबिल स्कोर किन चीजों पर डिपेंड करता है मैं वो बता देता हूं। अगर आपने पहले कोई लोन ले रखा है, उसको आपने टाइम से पे किया है कि नहीं किया है, अगर आप किसी डिफॉल्टर की लिस्ट में रहे हैं या नहीं रहे हैं, जो कि आपका मतलब जैसे आपकी कोई बाउंस कर गई चेक वगैरह, आपका पेमेंट बाउंस कर गया, आपने इंस्टॉलमेंट थोड़ा लेट भरी, तो आपका सिबिल स्कोर जो है वो गड़बड़ हो जाता है, जिस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर देखिए इंडिया में रहते हैं, जुगाड़ हर चीज का निकल आता है ना, तो लोग अपना टैक्स छुपा लेते हैं, तो मतलब थोड़ा बहुत सिबिल इधर उधर होगा तो वो सब आपका एजेंट जो है वो देख लेगा, उसकी आप टेंशन मत लो। अब आपका लोन क्लियर हो गया है, आपको अप्रूवल मिल गया है कि आपका लोन जो है अप्रूव कर दिया गया है। उसके बाद आपको क्या चीज लगेगी, वो है आपके 5 साइंड चेक्स जो कि कैंसिल नहीं होते हैं। कैंसिल्ड चेक नहीं दिए जाते हैं, 5 साइंड चेक आप कंपनी को दोगे और वो एक एग्रीमेंट होता है उस लोन के समय पर कि आप कितने समय का, कितने अमाउंट का लोन वगैरह ले रहे हो, वो सबका पूरा एग्रीमेंट होता है। उस पर आपके वो चेक नंबर्स मेंशन्ड होते हैं। चेक नंबर्स बेसिकली कंपनी जो लेती है वो जैसे ऑटो डिडक्शन स्टार्ट कराने के लिए पहला चेक लगाया जाता है बैंक में, और अगर इन केस आपका कोई पेमेंट मिस हो गया या बैंक से डिडक्ट होना रह गया तो वो फिर कंपनी जो है वो आपके चेक के थ्रू आपका जो पेमेंट है वो काट लेती है। प्लस अगर आपका जैसे मान लीजिए 5 साल का आपने लोन अमाउंट, 5 साल का आपने टेन्योर सेट किया है अपने लोन पर, तो जब आपका 5 साल पूरा हो गया और जैसे आपके मान लीजिए 3 चेक यूज हुए हैं, तो 3 चेक जो यूज हुए हैं तो मतलब 2 चेक आपके अभी भी रिमेनिंग है, तो वो 2 चेक आप जब आपका लोन खत्म होगा तो वो 2 चेक आपको वापस हैंड ओवर कर दिए जाएंगे बाय कंपनी। और एक चीज, अगर आपकी गाड़ी लोन पर है तो
तो ये भूल जाइए कि आप गाड़ी के मालिक हैं, गाड़ी का मालिक बैंक ही है। अभी भी आरसी पर बैंक का नाम मेंशन होता है। अगर आप लोन नहीं चुका पाते हैं तो आपकी गाड़ी बैंक आराम से ले सकता है उस पेमेंट को अपना रीगेन करने के लिए। तो एक तरीके से जब तक आप टेन्योर में हो और जब तक आपने पेमेंट नहीं किया है पूरा, तो वो गाड़ी बैंक की है, आपकी नहीं है। आप सिर्फ उसको अपने घर में खड़ा कर रहे हो, प्रॉपर्टी वो बैंक की है। अब आते हैं एक इस चीज पे कि भैया इंटरेस्ट कितना जाएगा, और दो सेक्टर्स और प्लस इंटरेस्ट दो टाइप के होते हैं, उनको भी मैं बताता हूँ। दो सेक्टर्स जो हैं वो हैं हमारे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर जो हमारे लोन देते हैं। अब जो दो सेक्टर्स हैं हमारे, एक पब्लिक सेक्टर एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरर होते हैं जो आपको लोन अमाउंट देंगे। पब्लिक सेक्टर जो होता है वो हमारा होता है जो नॉर्मल अपने बैंक्स होते हैं जो सबके लिए अवेलेबल हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर में हम आते हैं उसमें आपके जो स्पेसिफिक जो प्राइवेट फाइनेंसर्स होते हैं, जैसे बजाज फाइनेंस हो गया, टाटा फाइनेंस हो गया, ये सारे जो हैं ये आपके प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। पब्लिक सेक्टर में आपका एसबीआई वगैरह जो कुछ भी है वो सारे के सारे पब्लिक में आते हैं। अब पब्लिक सेक्टर से लोन लेने के कुछ फायदे होते हैं, क्या होते हैं मैं बता देता हूं। पहला फायदा आपको होता है कि आपका 90% अमाउंट ऑन रोड प्राइस, जैसे आपकी कार की कीमत 5 लाख रुपए है तो 90% आपको लोन अमाउंट वो दे देते हैं, सिर्फ 10% आपको पे करना पड़ता है एज अ डाउन पेमेंट। और अगर हम बात करेंगे आपके, हाँ चलिए मैं उसको क्लियर कर लेता हूं, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को। प्राइवेट सेक्टर में आपको 85% तक ही अमाउंट वो लोन पर देते हैं, या हो सकता है 80% ही देंगे, प्लस जो इनका इंटरेस्ट रेट होता है वो थोड़ा सा हाई होता है। अगर टोटल ऑन रोड प्राइस पे इनका भी लोन अमाउंट होता है। अब हम बात कर रहे हैं अगर इंटरेस्ट की, तो इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं, कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। एक बार जैसे मान लीजिए आपने पब्लिक सेक्टर से लोन लिया, पब्लिक सेक्टर के मैं दो फायदे बता रहा था कि पब्लिक सेक्टर वाले आपको पहली बात तो 90% अमाउंट देंगे, उसके बाद जो उनका इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 8% 9%। जैसे एसबीआई का मैंने जब अपनी टियागो के टाइम पे पता किया था तो उसका चल रहा था 9% के आसपास। और वहीं पे क्योंकि फादर की मेरी सैलरी स्लिप अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे, तो हमने प्राइवेट सेक्टर से लोनिंग कराई जो कि टाटा फाइनेंस है। तो टाटा फाइनेंस में हमको 10% का इंटरेस्ट रेट पड़ रहा है। अब इंटरेस्ट की बात आई है तो इसमें दो चीजें होती हैं, एक होता है आपका फ्लोटिंग, एक होता है फिक्स्ड। तो फ्लोटिंग इंटरेस्ट जो होता है वो मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहता है, 9% होगा, 10% होगा, 13% होगा, 12% होगा, 7% होगा। लेकिन जो फिक्स्ड इंटरेस्ट होते हैं, जैसे आपने 10% पे इंटरेस्ट अपना फिक्स करा लिया, तो ये जो होता है ये रिड्यूसिंग की तरफ होता है। जैसे आप जितना अपना इंटरेस्ट अमाउंट पे करते जाते हो वैसे फिर आप प्रिंसिपल बढ़ता जाता है। तो आप प्रिंसिपल अमाउंट आप ज्यादा पे कर रहे हो, पहले साल तो आप मान के चलो दूसरे साल तक आप सिर्फ इंटरेस्ट ही देते रहोगे, आपका प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो आप नहीं दे रहे हो। अब उसके बाद जैसे एक चीज और है, आपके 3 टेन्योर होते हैं, 3 साल का, 5 साल का, 7 साल का, जिसमें कंपनीज छोटी गाड़ियों पे या छोटे लोन अमाउंट पे आपको 7 साल नहीं देंगी, 5 साल ही आपको देखने को मिलता है। अब इसमें जैसे मान के चलते हैं क्या एलिजिबिलिटी होती है सिविल के अलावा कि आपको लोन कैसे मिलेगा। अब कंपनीज आपकी लोन देने के पहले आपको अब जैसे आपकी सैलरी मान के चलते 10,000 रुपए है, तो आप लैंड रोवर नहीं ले सकते हो जाकर के, और 10,000 की सैलरी में तो मुझे लग रहा है कि शायद बाइक भी आपको कंपनीज ना दे, क्योंकि वो आपका 25% अमाउंट जो आपकी ईएमआई जा रही है उसको फिक्स रखते हैं। जैसे मान के चलते हैं कि आपकी सैलरी 40,000 है, 20,000 है, तो 20,000 में आप ये मान के चलिए कि आपकी जो ईएमआई है वो 6-7 हज़ार के आसपास होनी चाहिए, तो ही आपको लोन मिलेगा। प्लस सिविल भी मैटर करता है। अब हम आते हैं एक चीज़ पे कि जैसे मान लिया हमने कि कोई मिस हैपनिंग हो गई, या आपके नाम पर लोन था, आपको कुछ हो गया, एक्सीडेंट या कुछ भी, अगर खुदा ना खास्ता करें अगर कुछ हो जाता है आपको, तो लोन का क्या होगा। तो इसमें जो पूरा का पूरा बर्डन होता है वो आपकी फैमिली के ऊपर आता है, और अगर फैमिली ये चुकाने में रह जाती है या किसी वजह से फैमिली नहीं चुका पाई उस लोन अमाउंट को, तो जो है वो जो भी प्रॉपर्टी आपकी जो है, जैसे आपकी बाइक हो गई या आपकी कार हो गई जिस पे आपने लोन लिया है, जैसे मान लेते हैं किसी एक्स आदमी के नाम पे गाड़ी है, YZ उसके फैमिली मेंबर्स हैं, अगर एक्स को कुछ हो गया, वो वाली एक्स नहीं, अगर एक्स को कुछ हो गया तो YZ जो है वो YZ के ऊपर पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, और जो आपका फाइनेंसर होगा वो आपके Y और Z के ऊपर जितना भी बर्डन आएगा वो सब डाल देगा कि भैया एक्स ने हमसे लोन लिया था, आप वो सारा का सारा अमाउंट हमें क्लियर करो। अब फैमिली के पास मान के चलते नहीं है, तो उसके लिए एक चीज आती है जिसको बोलते हैं टर्म इंश्योरेंस। अगर आप टर्म इंश्योरेंस करा रहे हो, जैसे मान के चलते हैं आपका 10 लाख का 12 लाख का लोन अमाउंट है, तो आप 10-12 लाख का अपना टर्म इंश्योरेंस ले सकते हो, जो आपके इस लोन को क्लियर करने में और आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद सपोर्ट करने में मदद करता है। तो
उसके बाद जैसे मान के चलते हैं आपने 5 साल का एक लोन कराया है, 5 साल तक आपकी एग्जैक्ट ईएमआई, जैसे मान के चलते हैं कि मैं एक बेसिक मान रहा था जब मैंने मेरा अपना कार लेना था मेरे को, तो मैं एक बेसिक मान के चल रहा था कि 10% का इंटरेस्ट तो कहीं ना कहीं जाना ही जाना है। 10 के नीचे मैं सोच ही नहीं रहा था और 10 के ऊपर मैं नहीं सोच रहा था, क्योंकि 10% इस समय जब मैंने लोन लिया था तो उस समय बड़ा एवरेज चल रहा था 10% जो इंटरेस्ट था। तो ईएमआई कैलकुलेटर्स कई वेबसाइट पे आते हैं जिसमें आप अपना लोन अमाउंट सेलेक्ट करोगे। जैसे मानते हैं 5 लाख की गाड़ी है, 4 लाख का लोन अमाउंट आपने सेलेक्ट किया, तो उसमें आपकी जितनी भी कॉस्ट आनी है, ईएमआई, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और जो भी आपका कितने महीने का, कितने मंथ, कितने साल के ईएमआई लोगे तो आप कितना अमाउंट पे करोगे, कितना प्रिंसिपल पहले पे करना पड़ेगा, फिर इंटरेस्ट, मतलब जो कुछ भी होता है सारा का सारा वो आपको डिफरेंट वेबसाइट्स पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो लोन लेने से पहले सिबिल भी अपना चेक कर सकते हैं, कई वेबसाइट्स होती हैं, मैं नीचे लिंक कर दूंगा, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो अपना ईएमआई कैलकुलेटर और बाकी सारी चीजें। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो, मतलब मान के चलिए कि अगर कोई साइंस वाला लौंडा इन सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च करेगा तो कितनी दगी होगी दिमाग की, इंटरेस्ट ये वो, मतलब मुझे तो समझ में नहीं आ रही थी चीज़ें, फिर मैंने हफ्ते भर उस चीज़ पर रिसर्च करी, क्योंकि अगर किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है मैं उसको बोलता नहीं हूँ, तो उसको पता करने के लिए जितना मुझे टाइम लगा उतना मैंने लिया और मैं ये कंटेंट आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस चैनल पर नए थे, शक्ल को आपने पहली बार देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा कंटेंट मैं आप तक लाता रहता हूँ। और अगर आपका कोई डाउट है, या जैसे हमने उड़ीसा ड्राइविंग स्कूल भाई का टॉपिक आज उठा करके उनके डाउट्स क्लियर किए, अगर आपका कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर के पोस्ट कर सकते हो। एक यूट्यूब पे मैंने कम्युनिटी टैब में पोल डाला है, उस पर जाकर के आप अपना बोल सकते हैं वोट करो। मुझे एक चीज़ जाननी थी, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर दे रखी। कुछ लोग मेरे से बोल रहे थे कि वीडियो इंग्लिश में करो, हिंदी में करो, तो इंग्लिश हिंदी का पोल मैंने वहाँ पर डाल रखा है। जितने ज़्यादा पोल्स उस पर आएंगे उस हिसाब से मैं डिसीजन लूँगा। तो जैसे एक वीडियो मैंने आज ये हिंदी में बनाई है, इसको सेम मैं इंग्लिश में कन्वर्ट करके दोबारा से बनाऊंगा इस वीडियो को। तो अगर आप इंग्लिश हिंदी दोनों देखना चाह रहे हो तो प्लीज़ जाकर के उस पोल पे पोल आउट करिए। मुझे जानने में आसानी होगी कि आपको क्या असलियत में चाहिए। और बहुत जल्द मैं यूट्यूब पे लाइव आने की प्लानिंग कर रहा हूँ। लाइव आकर के मैं आपसे बातचीत करूंगा कि आप मेरे में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो, चैनल में क्या इंप्रूवमेंट देखना चाहते हो, और क्या नया कंटेंट देखना चाहते हो। तो मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, राइड हार्ड।